गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। तो कक्षा 12 में बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं एंटो फिक्सेशन के बारे में। और एंटो फिक्सेशन में पिछली क्लास में मैंने आपको थोड़ा बहुत ही बताया था, ज़्यादा नहीं बता पाया था मैं टाइम की कमी की वजह से। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको अमोनिया एसिमिलेशन के बारे में बताया था कि किस तरह से अमोनिया का स्वांगीकरण होता है। और दूसरे प्रोसेस में हम जानेंगे एमोनिफिकेशन, अमोनियाकरण कैसे होता है। अगला जो है वो है एमोनिफिकेशन यानी अमोनियाकरण। तो अमोनियाकरण कैसे होता है, देखिए जो मृत पादप और जंतु हैं वो क्या करते हैं, जो मृत पादप और जंतुओं की कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन हो जाता है। ठीक है, मृत पादप व जंतुओं की कार्बनिक N2 का अमोनिया में अपघटन। ठीक है, अमोनियाकरण को हम कैसे बताएंगे कि मृत पादप और जंतुओं की कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अमोनियाकरण कहते हैं। और दूसरी परिभाषा हम इसकी इस तरह से दे सकते हैं कि मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के विघटन से अमोनिया या अमोनियम यौगिकों का निर्माण या यौगिकों के निर्माण की विधि को हम क्या कहेंगे, अमोनियाकरण कहेंगे। मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के विघटन से अमोनिया या अमोनियम का निर्माण, तो उसको भी हम अमोनियाकरण कहते हैं। अब देखिए, पादपों और जंतुओं द्वारा जब नाइट्रोजन को अवशोषित किया जाता है तो वो कौन सी नाइट्रोजन होती है, अकार्बनिक नाइट्रोजन होती है। अकार्बनिक नाइट्रोजन स्वांगीकृत होकर के कार्बनिक नाइट्रोजन में बदल जाती है। तो जब सजीवों की मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु के बाद ये कार्बनिक पदार्थ जो कि कार्बनिक नाइट्रोजन है या कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं और फिर पुनः अकार्बनिक नाइट्रोजन गैस के रूप में वायुमंडल में रिलीज कर दी जाती है। दोबारा से देखेंगे, हम दोबारा से इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि मैं बता रहा हूं आपको अमोनियाकरण के बारे में, यानी अमोनिया और अमोनियम का निर्माण किस तरह से होता है। ठीक है, तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन कार्बनिक पदार्थों का अपघटन हो जाएगा। अपघटन होने के बाद फिर आगे अमोनिया या अमोनियम का निर्माण होता है। तो पादपों और जंतुओं द्वारा नाइट्रोजन को अकार्बनिक रूप में अवशोषित किया जाता है। कहाँ से, मृदा से अवशोषित किया जाता है। ठीक है, तो जब पादपों और जंतुओं द्वारा इस तरह से अकार्बनिक नाइट्रोजन को अवशोषित किया जाता है, उसके बाद इस अकार्बनिक नाइट्रोजन को कार्बनिक यौगिकों में बदला जाता है। ठीक है, अब फिर क्या होगा, फिर आगे प्रोसेस में यानी जब जीवों की मृत्यु हो जाती है तो जीवों की मृत्यु के बाद ये कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके द्वारा विघटित हो जाते हैं और विघटित होने के बाद ये अकार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में, ठीक है, अकार्बनिक नाइट्रोजन जो है वो पुनः गैसीय रूप में वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार का जो अपघटन है वो वायवीय और अवायवीय दोनों तरह का होता है। वायवीय का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अवायवीय का मतलब है जहां पर ऑक्सीजन ना हो। जो अवायवीय अपघटन है उसको तो हम कहते हैं पुट्रिफिकेशन। अवायवीय अपघटन को हम क्या कहेंगे, ये अवायवीय है। ठीक है, इसको हम कहेंगे पुट्रिफिकेशन। और जो वायवीय होता है उसको हम कहते हैं डीके। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है, इसको हम क्षय के नाम से जानते हैं, यानी कि क्षय हो जाता है, टूट जाता है, इस तरह से। तो अमोनियाकरण में आपको बस यही ध्यान रखना है कि पहले तो जीव नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं अकार्बनिक रूप में, फिर अकार्बनिक रूप में अवशोषित करने के बाद फिर उन जीवों में उनकी कोशिकाओं द्वारा जो कार्बनिक यौगिक है उनका निर्माण होता है, फिर उन जीवों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद सूक्ष्म जीवों द्वारा
जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका विघटन होता है। विघटन होने के बाद अकार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में जो अकार्बनिक नाइट्रोजन है वो पुनः गैसीय रूप में वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अमोनियाकरण होता है। अब देखिए इसमें दो प्रोसेस हैं। पहले प्रोसेस में आता है प्रोटीन का निर्माण या प्रोटियोलाइसिस। पहला जो है अमोनियाकरण में वो है प्रोटियोलाइसिस। ठीक है, अब प्रोटियोलाइसिस में क्या है, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से प्रोटीन का विघटन होता है और प्रोटीन का विघटन होने के बाद उनको अमीनो एसिड में बदला जाता है। तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन अपरद जो प्रोटीन है, अपरद प्रोटीन का मतलब यही है कि जो मृत जंतु है उनकी प्रोटीन, ठीक है, उनको फिर आगे प्रोटीएज एंजाइम की सहायता से एमिनो एसिड में बदला जाता है। क्लियर, एमिनो एसिड में बदला गया, उसको बदला गया है। उसके बाद दूसरी जो प्रोसेस है उसकी, ये तो हो गई पहली, और दूसरी जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं विएमिनीकरण, डीएमिनेशन। ठीक है, जो विएमिनीकरण है उसके दौरान क्या होता है, जो विएमिनीकरण है उस दौरान एमिनो एसिड का जीवाणुओं द्वारा विघटन किया जाता है और फिर अमोनिया का निर्माण किया जाता है और इस अमोनिया को वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। देखिए कुछ अमोनिया का कुछ भाग तो वाष्पशील होकर वातावरण में प्रवेश कर जाता है, जबकि अधिकांश भाग मृदा में उपस्थित नाइट्रिकारी जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो एमिनो एसिड का जो एमिनो एसिड है उनका जीवाणुओं के द्वारा अपघटन होगा और अपघटन होने के बाद फिर आगे क्या बनती है, अमोनिया बनती है। ठीक है, अमोनिया जो है वो वातावरण में मुक्त कर दी जाती है और अधिकांश भाग जो है अमोनिया का वो कहाँ चला जाता है, मृदा में चला जाता है। ठीक है, मृदा में आ गया और मृदा में आने के बाद उसको फिर आगे किस में बदला जाएगा, नाइट्रेट में बदला जाता है। ठीक है, दोबारा से उसको क्या कर दिया जाता है, नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस है जिसमें डीएमिनेशन होता है, ये बेसिलस जो जीवाणु हैं उनकी कुछ जातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला जो है इसमें तीसरा, ये तो बात हुई अमोनियाकरण की। अगला जो नेक्स्ट है वो है इसमें नाइट्रीकरण। नेक्स्ट जो है वो है नाइट्रिफिकेशन। अगला है नाइट्रिफिकेशन। क्लियर, अब नाइट्रिफिकेशन को हम हिंदी में कहते हैं नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण क्या है, अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण नाइट्रीकरण कहलाता है। अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण, अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण क्या कहलाएगा, नाइट्रीकरण कहलाता है। और यह क्रिया किसके द्वारा की जाती है, यह रसायन पोषी जीवाणुओं द्वारा की जाती है। ठीक है, यह क्रिया रसायन पोषी जीवाणुओं द्वारा की जाती है, जीवाणुओं के द्वारा, रसायन पोषी यानी कीमोट्रॉफिक जीवाणुओं द्वारा की जाती है। तो इसके अंदर भी दो प्रोसेस है। पहला है अमोनिया का, पहला प्रोसेस क्या है, अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन। अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन, पहला जो प्रोसेस है वो है अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन। ठीक है, अब अमोनिया है, ठीक है, प्लस अमोनिया तो है ही, अब उसके साथ अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन से क्रिया होगी क्योंकि मुक्त ऑक्सीजन भी है मौजूद, और जो बैक्टीरिया है वो कौन सा होगा, नाइट्रोसोमोनास। बैक्टीरिया जो है वो होगा नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, अब बनेगा HNO2। ठीक है, इसके बाद H2O। इस तरह से जल का निर्माण होता है और साथ ही साथ देखिए इस प्रोसेस में एनर्जी भी निकलती है। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 2,
और इस तरह से ये 2 हो गए। तो आप देख सकते हैं कि अमोनिया का जब अमोनिया ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है नाइट्रोसोमोनास इस जीवाणु की क्रियाशीलता में, तो फिर आगे क्या होगा, यहाँ पर ये बन चुकी है नाइट्राइट, ये नाइट्राइट बन गई है। क्लियर। अब देखिए नाइट्राइट का नाइट्रेट में रूपांतरण होता है, तो ये नाइट्राइट क्या करती है, फिर से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है। नाइट्राइट फिर से क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है और बना लेती है HNO3। यहाँ देखिए ये नाइट्राइट ये जो था यहाँ पर वो कहाँ बदल चुका है, नाइट्रेट में बदल चुका है। ये नाइट्राइट जो है ये नाइट्रेट हो गया। तो यहाँ हम देखें ये हो गया 2HNO2 और ये यहाँ पर और यहाँ पर साथ में निकल जाती है एनर्जी। तो ये 2 प्रोसेस हैं। देखिए नाइट्रिफिकेशन को आप इस तरह से याद रखेंगे कि अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण होता है, यानी अमोनिया से नाइट्रेट का निर्माण होता है। यह क्रिया रसायन कोशी जीवाणुओं द्वारा की जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि रसायन कोशी जीवाणु कौन कौन से हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एक तो है नाइट्रोसोमोनास और दूसरा है नाइट्रोबैक्टर। दूसरा कौन सा है, नाइट्रोबैक्टर। ये दोनों कैसे हैं, ये रसायन कोशी जीवाणु हैं। तो अमोनिया ऑक्सीजन से नाइट्रोसोमोनास की क्रियाशीलता में क्रिया कर क्या बनाएगी, नाइट्राइट बनाएगी और फिर इस नाइट्राइट से आगे ऑक्सीजन से क्रिया होने के बाद फिर नाइट्रेट बन जाता है और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ऊर्जा भी बाहर निकल जाएगी। तो नाइट्रिफिकेशन इस तरह से होता है। अगला जो है वो है डीनाइट्रिफिकेशन। ये तो हो गया नाइट्रेट का निर्माण। अब हम जानेंगे डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। देखिए डीनाइट्रिफिकेशन जो है उसे हम कहते हैं विनाइट्रीकरण। हिंदी में क्या कहेंगे, विनाइट्रीकरण। तो जीवाणुओं द्वारा मृदा में उपस्थित, अब देखिए उल्टा होगा प्रोसेस, नाइट्रीकरण का उल्टा प्रोसेस होगा। वहां तो क्या बन रही थी, नाइट्रेट बन रही थी और यहाँ पर नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनता है, यानी कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की क्रिया। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, जीवाणुओं द्वारा मृदा में उपस्थित नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की क्रिया। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जीवाणुओं द्वारा मृदा में उपस्थित नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की क्रिया जो है वो कहलाती है विनाइट्रीकरण। और ये कुछ जीवाणुओं द्वारा संपन्न होती है, जिसे हम कह सकते हैं, देखिए एक तो इसमें उदाहरण है वो है बेसिलस डी नाइट्रिफिकेंस। ये इसके उदाहरण है। पहला तो है बेसिलस डी नाइट्रिफिकेंस और दूसरा है थायोबेसिलस, नंबर दूसरा है थायोबेसिलस डी नाइट्रिफिकेस। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। विनाइट्रीकरण की क्रिया इनके द्वारा की जाती है, नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदला जाता है। तो ये हमारा हो चुका है N2 फिक्सेशन। तो N2 फिक्सेशन मैंने आपको करवा दिया है और अब इसको रिवाइज करना है। जो चीज़ें आपको बताई है वो अच्छी तरह से याद करें। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट ग्रोथ, पादप वृद्धि। हम इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। पादप वृद्धि क्या है, देखिए वृद्धि जो है, ग्रोथ जो है, वो सभी पादपों का एक लाक्षणिक गुण माना जाता है। वृद्धि सभी पादपों का लाक्षणिक गुण माना जाता है और यह प्रक्रिया लाइफ टाइम, जब तक जीवन है जीवों का, तब तक चलती रहती है। अब देखिए जो वृद्धि की क्रिया है ये खुद क्या है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, एक कार्यकी क्रिया है जो कि अन्य कई कार्यकी क्रियाओं पर निर्भर होती है। देखिए वृद्धि के दौरान भोजन का भी निर्माण होता है, पादप श्वसन क्रिया भी करता है, ठीक है, उसके अंगों में विवर्धन भी होता है, यानी वो ग्रोथ भी करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कंप्लीटली कि पादप या जीव में इस तरह से कई फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं
जो कि वृद्धि पर प्रभाव डालती हैं। तो समुचित रूप से अगर हम ये कहें कि सभी फिजियोलॉजिक प्रोसेस का परिणाम वृद्धि होती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यानी एकदम सही है। सभी जो कार्य की क्रियाएं हैं उन सब का परिणाम क्या है, पादप की वृद्धि होती है। तो इस क्रिया के फलस्वरूप सजीवों के आकार और परिमाप उसके अंदर स्थायी परिवर्तन होता है, यानी कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, यानी वो परिवर्तन एक बार हो गया तो वो चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जैसे हम बीज की बात करें तो वहाँ पर ये उत्क्रमणीय हो सकता है। कैसे कि जो शुष्क बीज है वो जल अवशोषित कर फूल जाएगा, यानी अब वो कैसा है, अब वो शुष्क नहीं रहा है। परंतु जब शुष्कता ड्राइनेस फिर से वापस आती है तो वो सिकुड़ कर कैसा हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, यानी उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो पाती, या हम ये कहें कि उसके आकार में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। तो इस तरह से भी कुछ उदाहरण हैं। वृद्धि अनेक उपापचयी क्रियाओं का परिणाम होता है। पादपों में बहुत प्रकार की उपापचयी क्रियाएं चलती रहती हैं। फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, जो वसा संश्लेषण है, ये सारा जो प्रोसेस है वो क्या है, ये उपापचयी क्रियाओं का ही प्रोसेस है। अंगक बनते रहते हैं, अंगक मृत होते रहते हैं। तो ये सब कैसी प्रोसेस हैं, ये सब जो मिला करके क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, उपापचयी क्रियाएं हैं, और इन सब का परिणाम ही क्या है, ग्रोथ है। देखिए जो ग्रोथ है उस दौरान विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का संशोधन होता है। संशोधन का मतलब ये है कि कार्बनिक पदार्थ जो है वो अपनी एक नियमित व्यवस्था के लिए चले जाते हैं, यानी उनमें संशोधन होता है। जब पोषक पदार्थ पादप को मिलते हैं तो उन पोषक पदार्थों का पादप अपनी वृद्धि के लिए उपयोग करता है, ठीक है। तो फिर उनसे क्या होगा, इन पोषक पदार्थों का स्थायी रूप से एक बार एक अस्थायी रूप से क्या हो जाएगा, स्थायीकरण हो जाएगा, और साथ ही साथ जीवद्रव्य का निर्माण होता है। ग्रोथ के दौरान जीवद्रव्य का निर्माण होता है, क्योंकि इन कार्बनिक पदार्थों का पादप अपने पोषण के लिए, जब पादप अपने पोषण के लिए इसे काम में लेगा तो जीवद्रव्य का निर्माण होगा, और जीवद्रव्य के दौरान नए नए अंगकों की जो उत्पत्ति है वो होती है। तो वृद्धि के लिए कई कारकों की उपस्थिति भी निर्भर करती है। वृद्धि के लिए कुछ हार्मोन्स भी जरूरी होते हैं, जिन्हें हम वृद्धिकारी हार्मोन कहते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर जिन्हें हम कहते हैं। जैसे ऑक्सिन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ठीक है। ऑक्सिन क्या करता है, वृद्धि को इंक्रीज करता है, वृद्धि इस दौरान ज़्यादा होती है। ऑक्सिन की क्रिया से कई कार्यकी प्रभाव पादप पर देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जिब्रेलिन है जो पौधों की लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है। जिब्रेलिन का छिड़काव जब हम करते हैं किसी नवोद्भिद पर तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो इस तरह से जिब्रेलिन भी क्या करेगा कि पौधों की लंबाई को बढ़ाने में सक्षम होता है। साइटोकाइनिन है जो कोशिकीय विभाजन को प्रेरित करता है, यानी उसकी उपस्थिति में कोशिकाओं में विभाजन होगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, फिर उन कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से उन कोशिकाओं में डिफरेंटिएशन यानी विभेदन की प्रक्रिया के फलस्वरूप स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि के लिए हार्मोन भी अति आवश्यक होते हैं। तो अब हम परिभाषा अगर बताना चाहें ग्रोथ की परिभाषा क्या होगी, ग्रोथ यानी वृद्धि की परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा यही है कि सजीवों के आकार और आयतन में अनुत्क्रमणीय परिवर्तन या स्थायी परिवर्तन जिसके फलस्वरूप उनके शुष्क भार में बढ़ोतरी होती है, उसे ही हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। पादपों के आकार और उनके आयतन में अनुत्क्रमणीय या स्थायी वृद्धि जिससे पादपों का शुष्क भार बढ़ता है, उसी को हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि के दौरान शुष्क भार बढ़ता है, पौधों का आयतन बढ़ता है, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आकार में बढ़ोतरी हमेशा वृद्धि का ही परिणाम हो यह जरूरी नहीं होता है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर आकार में बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है तो वो वृद्धि का परिणाम है, ग्रोथ का फैक्ट है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है?
उसका कारण है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि शुष्क बीज जब जल अवशोषित करता है तो वो फूल जाता है, परंतु जब वो पुनः सूखता है तो उसके आकार में फिर से परिवर्तन हो जाता है। तो ग्रोथ का असली मतलब क्या है? स्थायी परिवर्तन, ठीक है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। लेकिन यहाँ पर शुष्क बीज का अगर उदाहरण है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उत्क्रमणीय हो रहा है, यानी एक बार वो अपना आकार बदलता है, शुष्क से फिर कैसा हो जाएगा? फिर एक नॉर्मल जो सामान्य जो कंडीशन है उसमें आ जाएगा। लेकिन जब फिर से ड्राइनेस आती है तो वो पुनः सूख जाता है, यानी कि उसके आकार में कमी हो जाती है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस शुष्क बीज में जब इस तरह से उस बीज में ड्राइनेस आती है और वो शुष्कता में आ जाता है तो उसके जो भार हैं, शुष्क भार, उसमें भी बढ़ोतरी नहीं होती है। ये भी आप याद रखें। अब अगला जो है वो है प्लांट ग्रोथ साइट। नेक्स्ट जो है प्लांट ग्रोथ साइट। देखिए पादप में वृद्धि स्थल कौन कौन से हैं? पादप में वृद्धि स्थल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अब शैवालों की अगर बात की जाए तो सभी जानते हैं कि शैवालों में उनके पूरे शरीर में ग्रोथ होती है, पूरा जो उनका थैलस है उसके अंदर ग्रोथ पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं, यानी मृदूत की कोशिकाएं पाई जाती हैं, दूसरे उत्तक नहीं पाए जाते। मृदूतक जो हैं वही उनके अंदर पाए जाते हैं। तो सभी कोशिकाएं लगातार वृद्धि विभाजन करती रहती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो निम्न पादप हैं, जो लोअर प्लांट हैं, जैसे एल्गी, तो उसके अंदर वृद्धि पौधे के संपूर्ण भाग में होती है। लेकिन उच्च पादपों की बात की जाए तो उच्च पादपों में वृद्धि कुछ सीमित भागों तक ही सीमित होती है, यानी कुछ भाग ऐसे होते हैं उच्च पादपों में जहां पर वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब विभाजन होता रहता है और फिर पीछे कोशिकाएं बनती रहती हैं और वो स्थायी उत्तकों में बदलती रहती हैं। तो जो स्थल हैं पादपों में, जो सीमित स्थल हैं उच्च पादपों में, वहाँ पर एक वृद्धिकारी उत्तक होता है। कौन सा उत्तक होता है? वृद्धिकारी उत्तक, और जिसे हम कहते हैं मेरिस्टेम, मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी विभज्योतकी उत्तक। ये विभज्योतकी उत्तक होता है, ठीक है। ये कहाँ होता है? ये होता है वृद्धि स्थलों पर, ठीक है। और इसकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन और निरंतरता होती रहती है। अब मेरिस्टेम के टाइप हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। देखिए मेरिस्टेम जो है उसकी कोशिकाओं का, अगर हम कोशिकाओं की बात करें तो आपको याद रखना है कि पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं। उनकी भित्ति कैसी होती हैं? पतली होती हैं। सघन जीवद्रव्य होता है, ठीक है, बड़ा न्यूक्लियस होता है और लगातार ये कैसी होती हैं? विभाजनशील होती हैं। ये आपको याद रखना है विभज्योतक की कोशिकाओं के बारे में। अब आगे है टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। स्थिति के आधार पर मेरिस्टेम के प्रकार, यानी जो पादपों में उनकी स्थिति है उसके आधार पर मेरिस्टेम के प्रकार। तो देखिए इस तरह से अब एक डायग्राम बनाते हैं। ये है इसका एपिकल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरिस्टेम होता है ये वाला, ये कैसा है? ये एपिकल मेरिस्टेम है। ये कैसा है? ये एपिकल मेरिस्टेम, क्लियर। और इसके ठीक नीचे वाला ये वाला जो है, ये मेरिस्टेम कौन सा है? इसको हम कहते हैं अंतर्वेशी, इंटरकैलेरी, इंटरकैलेरी, अंतर्वेशी। ये होता है अंतर्वेशी विभज्योतक। ये होता है शीर्षस्थ विभज्योतक। और जो ये वाला है, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम, यानी ये होता है पार्श्व विभज्योतक। ये कैसा है? पार्श्व विभज्योतक। तो स्थिति के आधार पर विभज्योतक कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के हो जाते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलेरी मेरिस्टेम और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। सबसे पहले हम एपिकल मेरिस्टेम की बात करते हैं, क्लियर।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि एपिकल मेरिस्टेम शूट और रूट, कौन कौन से, शूट यानी प्रो और रूट यानी मूल, तो प्रो और मूल के शीर्ष पर उपस्थित होता है। एपिकल मेरिस्टेम प्रो और मूल के शीर्ष पर होता है। अब इस डायग्राम को अगर हम मूल माने तो भी ये शीर्ष हो गया, अगर हम शूट माने तो भी ये कैसा हो गया, शीर्ष भाग हो गया। अब इसमें विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है। ठीक है, तो इसको हम देखिए, डायग्राम तो आपने देख ही लिया। अब हम एपिकल मेरिस्टेम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि शूट एंड रूट एपेक्स पर उपस्थित, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होता है, शूट और रूट एपेक्स पर उपस्थित, यानी प्रो और मूल शीर्ष पर उपस्थित। ठीक है, इनमें विभाजन से नई कोशिकाएं बनती हैं, इनमें विभाजन से नई सेल्स बनती हैं। विभाजन से इनमें क्या होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब ये कोशिकाएं, जो नई कोशिकाएं बनती हैं, नई बनी सेल्स विवर्धन को इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंटिएशन, डिफरेंटिएशन नहीं, ये तो हो गया विभेदन। ठीक है, विभेदन पहले लिखेंगे, विवर्धन होता है एलोंगेशन, विवर्धन हो गया एलोंगेशन, व विभेदन यानी डिफरेंटिएशन। ठीक है, तो इन कोशिकाओं में विवर्धन और विभेदन से क्या होगा आगे, स्थायी ऊतकों का, परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है, स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। ठीक है, इन कोशिकाओं, जो नई बनी कोशिकाएं हैं, इनके अंदर विवर्धन और विभेदन से स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। अब स्थायी ऊतकों के निर्माण से पौधों की क्या बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है। ठीक है, स्थायी ऊतकों के निर्माण से पौधों की लंबाई बढ़ती है, वह सीमित मात्रा में यानी बहुत थोड़ी सीमित मात्रा में मोटाई भी बढ़ती है। मोटाई ज़्यादा नहीं बढ़ती है, मोटाई तो पार्श्व विभजोतक से बढ़ती है। ये आपको हमेशा याद रखना है, पौधे की मोटाई पार्श्व विभजोतक से बढ़ती है। ठीक है, और इस प्रकार से जब वृद्धि होती है तो ये कहलाती है प्राथमिक वृद्धि। तो अब आपको यहाँ पर कई बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ, बाकी के दोनों भाग हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। टाइम 2 मिनट बचा है, इसलिए एपिकल मेरिस्टेम आपको याद रखना है, शूट एंड रूट एपेक्स पर उपस्थित होता है। ठीक है, इनमें विभाजन की क्षमता होती है और इनमें विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो नई कोशिकाएं बनी हैं, उन कोशिकाओं में अब क्या होगा, विवर्धन होगा, यानी वो अपनी ग्रोथ करेंगी, लंबाई को बढ़ाएंगी, चौड़ाई को बढ़ाएंगी। और फिर उनमें विभेदन होता है। विभेदन का मतलब ये है कि जो कोशिकाएं बनी हैं वो कार्यात्मक रूप से विभेदित हो जाती हैं, यानी कि अपने अपने काम के लिए जो स्थायी हैं वो हो जाती हैं। ठीक है, उसको हम विभेदन कहते हैं। विवर्धन का मतलब कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई बढ़ना है, जबकि विभेदन का मतलब है कोशिकाओं का कार्यात्मक रूप से संगठित होना। ठीक है, तो इस तरह से विवर्धन और विभेदन होने से स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। जब स्थायी ऊतकों का निर्माण हो जाता है तब क्या होता है, पौधे की लंबाई बढ़ती है। पौधे की लंबाई बढ़ती है, ध्यान रखना, यहाँ पर इस प्रकार की वृद्धि से पौधे की 95% तक लंबाई बढ़ती है, केवल 5% मोटाई बढ़ती है, यानी सीमित मात्रा में मोटाई बढ़ती है। और इस प्रकार से जो ग्रोथ होती है, जो कि एपिकल मेरिस्टेम से होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। तो ये पहला प्रकार था, इसका स्थिति के आधार पर विभज्योतकों में उसका पहला प्रकार। बाकी के दोनों प्रकार हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।